वेलकम। मैं रितकेश सहाय लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और उम्मीद है लक्ष्य की ओर अग्रसित होंगे। जुलाई की बात चल रही थी, जुलाई मंत्रा का फर्स्ट पार्ट आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं, दूसरा पार्ट लेके आज प्रस्तुत हूं। इसके बाद जुलाई का एक और पार्ट आएगा जिसमें हम बचे हुए जुलाई के सारे फैक्ट्स को कवर करेंगे। तो बिना समय गवाए आज का सुविचार देखते हैं। आज का सुविचार है, बदल जाओ वक्त के साथ, है ना। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। मतलब कोई भी दुविधा हो आपके जीवन में, लेकिन आपको चलना है, आपको चलना है और आपको चलना है और मंजिल को प्राप्त करके ही दम लेना है। लक्ष्य निर्धारित है और फिर चलना ही केवल बाकी है, कोशिश ही करना बाकी है। और घूम फिर के वो मैं बहुत बोलता हूं और मैं फिर से बोलूंगा, यूं ही दुनिया में किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलते हैं पहले प्रश्न के ऊपर, जो आज का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कहता है? भारतीय सेना द्वारा, है ना, भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा गया? आपके पास ऑप्शंस हैं, हेमा मालिनी, भूमि पेडनेकर, विद्या बालन, तापसी पन्नू। हेमा मालिनी को जानते हैं, वर्तमान में सांसद है, पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री है। भूमि पेडनेकर जो आप जानते हैं, भूमि पेडनेकर बहुत मशहूर अभिनेत्री है बॉलीवुड की। क्लाइमेट वॉरियर नामक संस्था के साथ कार्य करती रही है और हाल ही में इन्हें काउंट अस इन में भी सम्मिलित किया गया, है ना। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिषद की अध्यक्षा जो है क्रिस्टीना लेवलेयर्स, उनके द्वारा जो चलाया गया था काउंट अस इन, उसके अंतर्गत भी इनको उस पहल का हिस्सा बनने का मौका मिला है। तो भूमि पेडनेकर वो हो गई। विद्या बालन, जी हाँ, इसका सही आंसर है विद्या बालन। विद्या बालन को भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक फायरिंग रेंज का नाम रखा गया, इसका नाम रखा गया विद्या बालन फायरिंग रेंज। लास्ट ऑप्शन है तापसी पन्नू। आप सभी को पता है तापसी पन्नू को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था, है ना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था। अब बात करते हैं अगर गुलमर्ग की, तो आप सभी को ध्यान आना चाहिए, अभी हाल ही में आप करंट में पढ़ा था आपने, गुलमर्ग में स्थित है एशिया, क्या है, एशिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे। एशिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे जो है वो आपका गुलमर्ग में है। कैफे की बात हो रही है, आपको ध्यान आना चाहिए, भारत का सबसे बड़ा गार्बेज कैफे, भारत का सबसे बड़ा गार्बेज कैफे ये स्थित है आपका अंबिकापुर में, है ना। ये कहां पे स्थित है? आपका अंबिकापुर में स्थित है। यहाँ पे अंबिकापुर नगर निगम द्वारा शुरू किया गया गार्बेज कैफे। इसके अंतर्गत 1 किलो प्लास्टिक का कचरा आप लेके जाइए और भर पेट खाना खा के वापस आइए, है ना। विद्या बालन का नाम जो रखा गया वो ऑस्कर पुरस्कार की समिति में शामिल होने के नाते, है ना, ऑस्कर पुरस्कार की समिति में शामिल होने के नाते इनको यह सम्मान दिया गया भारतीय सेना के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा किस संस्थान में अध्यक्ष का पद समाप्त कर दिया गया? किस संस्थान में अध्यक्ष का पद समाप्त कर दिया गया? आपके पास ऑप्शन है सेबी, एलआईसी, सिडबी, नाबार्ड, है ना। इसका सही आंसर है एलआईसी। एलआईसी में अब अध्यक्ष का पद समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं एलआईसी के वो हैं एमआर कुमार। कौन है? एमआर कुमार। एमआर कुमार वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अब एलआईसी में अध्यक्ष का पद नहीं होगा, अब क्या होगा? सीईओ का पद होगा और एमडी का पद होगा। ये दो पद होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर। और वर्तमान में एलआईसी में 5 एमडी उपलब्ध हैं, एमडी नियुक्त किए गए हैं जो कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं। बात करते हैं एलआईसी की और, तो एलआईसी की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को एलआईसी की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय स्थित है मुंबई में। कहां पे स्थित है? मुंबई में, ठीक है। अगला ऑप्शन देखें तो सेबी, है ना। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया
और इसकी स्थापना जो थी 1992 में हुई थी, मुंबई में हुई थी। और अजय त्यागी इसके वर्तमान में हेड है। और है अजय त्यागी इसके वर्तमान में हेड है और 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करते हैं अगर सिडबी की, तो बहुत पूछता है क्वेश्चन में, लोग कंफ्यूज भी होते हैं। सिडबी का मुख्यालय स्थित है लखनऊ में और 1990 में सिडबी की स्थापना की गई थी। छोटे उद्योगों को लोन प्रोवाइड करने के लिए स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, छोटे उद्योग लघु उद्योगों को लोन प्रोवाइड करने के लिए सिडबी की स्थापना की गई थी। इसकी मुख्यालय जो है लखनऊ में स्थित है। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में शिवा एस रमन इसके हेड है। शिवा एस रमन इसके हेड। लास्ट है आपका नाबार्ड जो है कृषि संबंधित क्षेत्रों में लोन प्रोवाइड करने के लिए, कृषि संबंधित क्षेत्रों में ऋण बांटने के लिए और कृषि संबंधित क्षेत्रों के वित्तीय कार्यों को देखने के लिए नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी और वर्तमान में जो इसके हेड है उनका नाम है गोविंद राजलू चिंताला वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। तो आपके इसका आंसर क्या हो गया? एलआईसी में वर्तमान में अध्यक्ष के पद को समाप्त कर दिया गया, सीईओ और एमडी के पद को बहाल किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है वर्ष 2020 में, क्या कहता है? वर्ष 2020 में भारत को कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता शीर्ष देश कौन सा है? कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता शीर्ष देश कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है यूएस, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इराक। तो इसका सही आंसर क्या है? आप सभी को पता है इराक इसका सही आंसर है। वर्तमान में क्या है? वर्ष 2020 में इराक जो है भारत को सबसे ज्यादा कच्चा तेल मुहैया कराता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है अमेजन इंडिया, है ना। अमेजन इंडिया को याद आते ही आपको नाम याद आना चाहिए जेफ बेजोस का, लेकिन अब जेफ बेजोस का नाम आपको नहीं याद आना चाहिए। जेफ बेजोस ने अब इस्तीफा दे दिया है और इनके स्थान पे आ गए हैं एंडी जेसी। कौन आ गया है? एंडी जेसी, है। बढ़ते हैं, ये सीईओ है वर्तमान में अमेजॉन के। अमेजॉन का क्वेश्चन पूछता है अमेजॉन इंडिया ने गुजरात के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया? भारत ने पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया। ऑप्शन आपके सामने है बड़ोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, है ना। गांधीनगर का ध्यान आते ही आपको ध्यान चाहिए भारत की दूसरी प्लान्ड सिटी है। भारत की दूसरी प्लान्ड सिटी है। भारत की पहली प्लान्ड सिटी चंडीगढ़, है ना। भारत की पहली प्लान्ड सिटी चंडीगढ़ है, व्यवस्थित रूप से जिसको बसाया गया हो, ऐसी बात की जा रही है। तो गांधीनगर दूसरी है, पहली है चंडीगढ़। ऑप्शन इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था? इस पहला डिजिटल केंद्र कहां स्थापित किया गया? तो पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया गया सूरत में, है ना। बात की जाए अगर अहमदाबाद की, तो आपको ध्यान रखना चाहिए अहमदाबाद से कोडिया भी हाल ही में सीप्लेन सर्विस शुरू की गई थी, है ना। तो ये सारे ऐसे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। अमेजॉन इंडिया की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया जेफ बेजोस ने भी इस्तीफा दिया और हाल ही में एंडी जेसी वर्तमान में नए सीईओ बनाए गए। अब देखते हैं तो 2025 तक क्या होगा? 2025 तक भारत में ऐसे 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सामान निर्यात करने के लिए प्रतिबद्ध है अमेजॉन इंडिया। और इसके लिए पूरे भारत में लगभग 100 डिजिटल केंद्र स्थापित करने हैं इनको। कितने? पूरे भारत में कुल 100 डिजिटल केंद्र स्थापित करने हैं। पहला डिजिटल केंद्र सूरत में स्थापित किया गया है। और स्थापना की बात आती है तो अभी आपको ध्यान में आना चाहिए अहमदाबाद में भी हाल में भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया, है ना। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया गया है अहमदाबाद में, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। तो आपको ध्यान आ गया 2025 तक 100 डिजिटल केंद्र स्थापित करने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वैद्यनाथ आयुर्वेदिक समूह द्वारा स्थापित भारत के पहले एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया? एलएनजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, है ना। लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ऑप्शन आपके सामने है अहमदाबाद, लखनऊ, दिल्ली, नागपुर। बात करते हैं ऑप्शन की, तो अहमदाबाद, लखनऊ, दिल्ली, नागपुर आपके सामने है। तो इसका सही आंसर क्या है? नागपुर। इंपॉर्टेंट क्या है? वैद्यनाथ आयुर्वेदिक समूह द्वारा स्थापित किया गया है, मतलब कि वैद्यनाथ आयुर्वेदिक समूह द्वारा भारत का पहला एलएनजी सुविधा संयंत्र स्थापित किया गया है। भारत 2030 तक, है ना, 2030 तक
ईंधन पे जो हमारी वो है, ईंधन पे जो हमारी कह सकते हो आपकी निर्भरता है उसको घटाना चाहती है। इसके लिए भारत इसने एलएनजी सुविधा केंद्र स्थापित किया है, जहां से लोग एलएनजी का उपयोग करके अपनी गाड़ियों को चला सकते हैं, है ना। जो हम ईंधन पेट्रोल डीजल के रूप में भरते हैं, वैसे आप एलएनजी का उपयोग कर सकते हैं। और इसकी स्थापना हुई थी नागपुर में। बात और करते हैं इसके बारे में, तो इसके बारे में और बात करने मिलेगा आपको। इथेनॉल, जैविक, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलएनजी लिक्विड नेचुरल गैस, हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। और चावल, मक्का, चीनी आदि का अधिशेष ईंधन, है ना, इसका अधिशेष ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। वही बात है। आप इथेनॉल की बात आई है, आपको ध्यान आना चाहिए, भारत का पहला राज्य जिसने इथेनॉल नीति लागू की वो था बिहार। बिहार पहला राज्य जिसने इथेनॉल नीति लागू की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, वर्जिन गैलेक्सी द्वारा संचालित यूनिटी 22 का संबंध है मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी अंतरिक्ष यात्रा का प्रीरन। तो सही आंसर क्या है? अंतरिक्ष यात्रा का प्रीरन इसका सही आंसर है। आप सभी को पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। वर्जिन गैलेक्सी एक स्पेस कंपनी है जो कि अमेरिका की स्पेस कंपनी है। यूनिटी 22 उनका एक मिशन का नाम है, जिसको हम वीएसएस यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। वीएसएस यूनिटी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अगला फैक्ट आपका है, वर्जिन गैलेक्सी के जो सीईओ हैं या फिर कह सकते हैं आप हेड हैं, उनका नाम है रिचर्ड बैसनेट। क्या नाम है? रिचर्ड बैसनेट, है ना। और क्या फैक्ट इसके साथ है? इसके साथ एक फैक्ट और मिलता है, सिरसा बांदला। सिरसा बांदला चौथी भारतीय मूल की नागरिक होंगी जो कि अंतरिक्ष यात्रा पे जा रही हैं। इसके पहले राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, और चौथे नंबर पे आती हैं सिरसा बांदला, जो कि भारत के आंध्र प्रदेश के गुंटूर से आती हैं। इस नाते भारतीय भी इस बात से उत्साहित हैं। कुल 6 लोगों को जाना है इस मिशन पे, और जिसमें 2 पायलट भी शामिल हैं, बाकी 4 लोग और हैं। उसके अलावा पूरा जो इसका टाइमिंग है वो 1 घंटा 5 मिनट, है ना। 1 घंटा 5 मिनट ये वापस भी आ गए, लगभग इसी टाइम में 1 घंटा 5 मिनट में ये वापस भी आ गए। तो इसके बारे में ये जानकारी आपको देनी थी। और इसके बारे में और फैक्ट देखते हैं, तो अंतरिक्ष यात्राओं के लिए प्री रन के रूप में कार्य करेगा। क्या करेगा? अंतरिक्ष यात्राओं के लिए प्री रन के रूप में कार्य करेगा। और अंतरिक्ष से पृथ्वी की दूरी यात्रियों को देखने को मिलेगी। और सिरसा मतलब भारतीय मूल की तीसरी अंतरिक्ष महिला यात्री है। अगर बात की जाए टोटल यात्रियों की, चौथी हो जाएंगी राकेश शर्मा को अगर हम ऐड करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, यूईएफए यूरो 2020 की विजेता टीम रही पुर्तगाल, इंग्लैंड, स्पेन, इटली, है ना। तो आप सभी को पता है इटली ने जीता था यूरो कप। यूरो का फुटबॉल संबंधित है और फीफा के बाद होने वाला दूसरा सबसे बड़ा फुटबॉल आयोजन है। अगर फुटबॉल की बात हो रही है तो आपको तुरंत जाना चाहिए मेंस फीफा वर्ल्ड कप कहां होने वाला है। मेंस फीफा वर्ल्ड कप 2022 में होने वाला है। और कहां होने वाला है? दोहा में होने वाला है। 2022 दोहा में होगा मेंस, और वुमेन्स होगा 2023 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी करेंगी, है ना। और क्या कर सकते हैं इसके बारे में, और क्या जानकारी कर सकते हैं, और जानकारी देखते हैं। कहां पे हुआ था? बेम्सबली स्टेडियम, लंदन, यूके में हुआ था फाइनल। और 16वां संस्करण था जिसमें कि इटली विजय हुई और इंग्लैंड को पेनाल्टी कारण हराकर इटली विजय हुई। और ये 16वां संस्करण था। गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल 2 अवार्ड से जो दिया गया है यहाँ पे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं उनको मिला है गोल्डन बूट, और जियान लुइन डोनारुमा ये इटली के खिलाड़ी हैं जिनको मिला है गोल्डन बॉल अवार्ड, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा था? यूरो कप किसने जीता? इटली ने जीता। किसको हरा के जीता? इंग्लैंड को हरा के जीता। उसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप होना है 2022 में होना है दोहा कतर में, और 2023 में वुमेन्स वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, ए न्यू कोड वॉर हेनरी किसिंजर एंड द राइट ऑफ चाइना पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, राहुल शर्मा, संजय बारू, ए और बी दोनों, खुशवंत सिंह। तो इसका सही आंसर क्या है? ए और बी
दोनों आपको पता है संजय बारू पहले भी लिख चुके हैं, एक समीक्षक हैं, आलोचक हैं, और इनकी पहली पुस्तक आ चुकी है, इसका नाम था एन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, एन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, है ना। मनमोहन सिंह पूर्व आरबीआई के गवर्नर, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और हमारे वित्त मंत्री भी रहे, है ना। राजनाथ मनमोहन सिंह के बारे में चर्चा में आता है कि इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, वित्त मंत्री भी रहे हैं और प्रधानमंत्री भी रहे हैं, ठीक है। और ये किताब जो लिखी गई राहुल शर्मा और संजय बारू के द्वारा लिखी गई, और किस बारे में है, तो अमेरिका के द्वारा किस प्रकार चीन का उदय किया गया, है ना। चीन आज जिस स्थिति में है उसके पीछे अमेरिका के क्या हाथ हैं, अमेरिका किस तरीके से लोगों को उत्साह देता है, और जब वो चीज पूरी दुनिया के लिए तबाही मचाने लगती है, वो चीज जब पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाती है, तो अमेरिका उससे कैसे रिएक्ट करता है, इसी पे पूरी पुस्तक लिखी हुई है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है भैया, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना, भारत की पहली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा पर्यावरण फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली क्वेश्चन है ना। क्या है, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना कहां स्थापित की जाएगी, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख। आप सभी को पता होना चाहिए 2025 तक जैविक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाना है आपको लद्दाख को। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना यहाँ पे लद्दाख में शुरू की जा रही है। तो लद्दाख से जुड़ा क्वेश्चन एक और भी पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में भूतापी परियोजना शुरू की गई थी लद्दाख में, वो पूगा गांव में शुरू की गई थी, और ये क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना है, और ये भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना है, जिसके अनुसार ग्रीन हाइड्रोजन से हम बसों को, ट्रकों को चलाएंगे, इसका ईंधन के रूप में उपयोग करेंगे, जिसके अनुसार 2025 तक लद्दाख का ये कह सकते हो आप लक्ष्य है कि उसको जैविक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिवर्तित करना है ना। और बात की जाए अगर जिला की, तो लद्दाख का लेह जिला, इसके साथ ही लद्दाख का लेह जिला पहला जिला हो जाएगा जहां पर ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना की शुरुआत की जाएगी, है ना। तो लद्दाख के लेह जिला में इसको शुरू करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कमेंट में मुझे बताइए, भारत का पहला पूर्ण जैविक कृषि पर आधारित प्रदेश, पूर्ण और केंद्र शासित प्रदेश दोनों बताइए। पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भी बताइए और सामान्य प्रदेश भी बताइए, दोनों बताइए पहला कौन सा था, जैविक, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन कहां किया गया, दरभंगा, दंतेवाड़ा, दिल्ली, देहरादून, है ना, देहरादून। क्रिप्टोगैमिक गार्डन की बात हो रही है, क्रिप्टोगैमिक पार्क की बात हो रही है, और इसकी स्थापना हुई थी कहां पे, देहरादून में हुई थी। आपको भी मैंने कुछ दिन पहले की करंट अफेयर्स थे, ये लाइकेन पार्क, भारत का पहला लाइकेन पार्क पिथौरागढ़ में स्थापित किया गया था, और भारत का पहला मास पार्क नैनीताल में स्थापित किया गया था। उसी तरीके से भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक पार्क यह स्थापित किया गया है देहरादून में। क्रिप्टोगैमिक पार्क में ना दिखने वाले प्रजनन की बात की गई है, किस प्रकार लाइकेन और मार्श में, मतलब काई में, शैवाल में ना दिखने वाला प्रजनन होता है और वो बढ़ते चले जाते हैं, इस पे आधारित है आपका क्रिप्टोजेनिक पार्क, जो कि स्थापित कहां पे है, देहरादून में है, उत्तराखंड की बात हो रही है। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र भी आपके उत्तराखंड में स्थापित था, कहां पे, रानीखेत कालका में, है ना। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित है आपका उत्तराखंड में। इसके अलावा भारत में पहला लाइकेन पार्क, पहला मास पार्क, ये सभी स्थापित हैं उत्तराखंड में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है, अभी हाल ही में उत्तराखंड ने अपना नया सीएम भी पाया है, पुष्कर सिंह धामी, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, भीम यूपीआई क्यूआर पर आधारित भुगतान लागू करने वाला पहला देश, पड़ोसी देश बन गया भारत का, लागू करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान। तो भैया सही आंसर क्या है, भूटान। क्या आंसर है, भूटान इसका सही आंसर है ना। बात की जाए भूटान की, थिम्पू राजधानी है, और
भूटान जो है निगेटिव कार्बन वाला देश है, निगेटिव कार्बन कंट्री या देश कह सकते हैं। इसी तरीके से लद्दाख भी भारत का निगेटिव कार्बन वाला राज्य बनाना है ना, जहां पे कार्बन का उत्सर्जन कम से कम हो। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। अगला फैक्ट क्वेश्चन कहता है T20 प्रारूप में 14,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी आंसर देंगे। विराट कोहली, क्रिस गेल, केरोन पोगार्ड, डेविड वार्नर, है ना। सही आंसर क्या है? जी हाँ, सही आंसर है क्रिस गेल। क्रिस गेल जो है पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने T20 प्रारूप में 14,000 रन पूरे किए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? इसका सही आंसर क्या है? उड़ीसा, मेघालय, राजस्थान, आसाम, है ना। आसाम सरकार द्वारा शुरू की गई। असम में अभी मुख्यमंत्री बने हैं, इलेक्शन हुआ था और नए मुख्यमंत्री बने हेमंत बिस्वा शर्मा। उन्होंने तय किया कि कोविड-19 में ऐसे लोग जो विधवा हुए हैं, ऐसी महिलाएं जो विधवा हुई हैं, उनको सहायता प्रदान की जाएगी सरकार के द्वारा। तो योजना शुरू की गई है आसाम ने, आसाम के द्वारा, है ना। किसके द्वारा? आसाम सरकार के द्वारा योजना शुरू की गई। बात करते हैं किसको दिया जाएगा। तो कोविड-19 में विधवा जो हुई हैं, जो महिलाएं विधवा हुई हैं कोविड-19 से, इनके पति की मृत्यु हो गई है, उनको असम सरकार द्वारा यह सहायता दी जाएगी। ऐसी विधवाएं या फिर उनका पारिवारिक आय जो है वो 5 लाख से कम होना चाहिए। तो सरकार द्वारा उनको 2.5 लाख रुपए, कितना? 2.5 लाख रुपए की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। इसके अलावा अगर उनको विधवा पेंशन मिलता है तो 830 रुपए का मासिक पेंशन भी उनको मिलता रहेगा। इसी तरीके से शिशु सेवा योजना भी शुरू की गई थी आपके असम सरकार द्वारा। ऐसे बच्चे जो कोविड में अपने माता पिता को खो दिए हैं उनके लिए 3500 रुपए, उनके लिए शिशु सेवा योजना, उनके लिए 3500 रुपया प्रतिमाह उनको धनराशि दी जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है एनटीपीसी री, एल नहीं होगा, एनटीपीसी री द्वारा भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात। तो आप सभी को पता है इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात के कच्छ के रण में, है ना, गुजरात के कच्छ के रण में स्थापित किया जाएगा भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क, जो कि रामला पार्क कह रहा हूं, भादला पार्क राजस्थान से भी दुगनी एरिया में होगा, है ना। और इसको स्थापित कौन कर रहा है? तो एनटीपीसी का री सेक्शन ये इसको स्थापित करा, नया विभाग है। एनटीपीसी का एक नया क्षेत्र है जो ऐसी एनर्जी है जिसका उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं, है ना। आपको ये भी पता होना चाहिए एनटीपीसी री का जो लक्ष्य है 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता को पाना इसका वर्तमान में लक्ष्य है। तो इसका सही आंसर क्या है? गुजरात। गुजरात के कच्छ में भारत का पहला ये सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया जाना है ना। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, और अगर बात की जा रही है अगर विश्व स्तर पे, तो मैं बता दूं आपको, सिंगापुर के द्वारा इंडोनेशिया में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा, वो भी फ्लोटिंग सोलर पैनल स्थापित किया जाएगा सिंगापुर के द्वारा इंडोनेशिया में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है नेपाल के नए प्रधानमंत्री जिन्होंने 5वीं बार पद और गोपनीयता की शपथ ली वो कौन है? तो सुशील कोइराला, पुष्प कमल दहल, केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर देउबा। तो आप सभी को पता है नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और यहाँ की क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसका सही आंसर है शेर बहादुर देउबा। इसमें 5वीं बार पद और गोपनीयता की शपथ ली और वर्तमान में नेपाल के ये प्रधानमंत्री हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न कहता है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भैया ये करेगा हमारा भारत। भारत ने लास्ट बार जो मेजबानी की थी वो 2009 में की थी, वो 2009 में हैदराबाद में हुआ था। इसके बाद 2026 में भारत मेजबानी करेगा किसकी? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की। बैडमिंटन की बात हो रही है, अभी हाल ही में सुधीर रमन कप के बारे में चर्चा में था। सुधीर रमन कप 2021 में होना है। क्या होना है? 2021 में होना है। और कोविड के नाते, है ना, कोविड के नाते सुधीर रमन कप जो कि चीन में होना था, चीन के सुजो प्रांत में होना था, वहां पे ना होकर के अब कहां होगा? फिनलैंड में होगा। कहां पे होगा? फिनलैंड में होगा। तो सुधीर रमन कप फिनलैंड में होगा 2021 में और 2026 में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है
लद्दाख को किस वर्ष तक पूर्ण रूप से जैविक केंद्र शासित प्रदेश की घोषित करने का लक्ष्य है? आपको मैंने पहले बता दिया, बिना देखे आप सही आंसर दे सकते हैं। राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न कहता है भारत का पहला ग्रेन एटीएम अनाज कहां स्थापित किया गया? तो ग्रेन एटीएम की बात की गई है, अनाज के एटीएम की बात की गई है, तो यहां पे आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, हरियाणा। इसका सही आंसर है हरियाणा, है ना। इसका सही क्या आंसर है? हरियाणा। हरियाणा के गुड़गांव में स्थापित किया गया भारत का पहला अनाज एटीएम। और ये गुड़गांव में कहा? फर्रुख नगर में। कहां पे? फर्रुख नगर में स्थापित किया गया है भारत का पहला अनाज एटीएम। बात की जा रही है गुड़गांव की, तो आपको सभी को पता है ISA, है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस या फिर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भी आपका गुड़गांव में स्थित है, जो कि COP21 2015 में शुरू किया गया था। वर्तमान में भारत इसका अध्यक्ष है और फ्रांस इसका उपाध्यक्ष है, और इटली हाल ही में शामिल होने वाला देश है इसमें ISA। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कहता है रुद्राक्ष एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां किया गया? तो ये किया गया, आपके पास ऑप्शन है प्रयागराज, वाराणसी, उज्जैन, अयोध्या। आप सभी को पता है इसका सही आंसर है वाराणसी। वाराणसी में रुद्राक्ष के आकार का एक कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और इसको स्थापित किया गया है, बनाया गया है, विकसित किया गया है जापान के द्वारा। जापान की तकनीक के द्वारा इसको बनाया गया है। हल्के अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। कोविड टीकाकरण टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम की शुरू किस मंत्रालय द्वारा की गई? कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई? रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय, आयुष मंत्रालय। तो सही का आंसर इसका जनजातीय मंत्रालय। जनजातीय मंत्रालय द्वारा इस टीकाकरण के कार्यक्रम को और प्रोत्साहित करने के लिए ऐसी योजना की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत टीकाकरण, कोविड टीकाकरण के साथ आप सुरक्षित रहेंगे, वन भी सुरक्षित रहेंगे, धन भी सुरक्षित रहेंगे, और आपका उद्यम भी सुरक्षित रहेगा। जब आप रहेंगे तो ये सब कुछ सुरक्षित रहेंगे। तो इस तरीके के 20 क्वेश्चन थे जो आज के लिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे और जुलाई मंत्र में सिलेक्ट किए गए थे। बात करते हैं अब उस सेगमेंट की जो पिछली बार मैंने कंटिन्यू किया था, बिल्कुल मुफ्त सेगमेंट, है ना। तो बिल्कुल मुफ्त सेगमेंट की बात करते हैं। बिल्कुल मुफ्त सेगमेंट में आज जो पिछली बार हमने अनुसंधान शुरू किया था उसको आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र की गलत आंसर मैंने दे दिया था, क्लिप्टंग हो गई थी। ये वर्तमान में मखदूम मथुरा में स्थित है, मैंने झांसी बोल दिया था, और झांसी जो है चारा एवं चारागाह अनुसंधान केंद्र स्थापित है। बकरी और चारा थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया, है ना, इसलिए चारा अनुसंधान केंद्र कहां? झांसी में स्थित है, और बकरी मथुरा मखदूम मथुरा में स्थित है। शुरू करते हैं पहले से। तो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्य जो अनुसंधान है केंद्र है स्थापित है आपका लखनऊ में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला है आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर, है ना। आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर का भी स्थापना जहां पे है लखनऊ में है। सेंट्रल ग्रासलैंड, वही चारा एवं चारागाह, सेंट्रल ग्रासलैंड एंड फाडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, चारागाह एवं चारा अनुसंधान, ये आपका झांसी में स्थित है। और इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये आपका इज्जत नगर बरेली में स्थित है, और बरेली में स्थित है। बकरी अनुसंधान संस्थान की बात मैंने बताई आपको, मखदूम कहां पे स्थित है? मथुरा में स्थित है। पिछली बार हमने दाल की बात की थी, केंद्रीय दाल अनुसंधान केंद्र कानपुर में स्थित है, और कानपुर में ही स्थित है केंद्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र। बात करते हैं अगली। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन टेक्नोलॉजी, ये भी कानपुर में ही स्थित है, और दाल भी यहीं पे स्थित है। बात करते हैं अगली। तो केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, ये चेन्नई की इकाई है, ये जो है कानपुर में स्थित है। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान, भारतीय कालीन का नाम आते ही आपको ध्यान आना चाहिए, भदोही, है ना, भदोही में स्थित है भारतीय कालीन औद्योगिकी संस्थान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो केंद्रीय कांच और सिरामिक अनुसंधान और प्रसार केंद्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है। ये कहां पे स्थित है? केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान प्रसार केंद्र, ये आपका खुर्जा में स्थित है, और वर्तमान में पश्चिम बंगाल में भी स्थित है केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान केंद्र। उसकी एक इकाई है जो कि बुलंदशहर के खुर्जा में स्थित है। बात की जाए कांच की, मैंने बताया था उस दिन, कांच के लिए फिरोजाबाद, लेकिन कांच के सामानों के लिए या सिरेमिक के लिए आपका खुर्जा आता है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल मुख्यालय, ये आपका नोएडा में स्थित है। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान आपका चौका घाट वाराणसी में स्थित है। बुनकर समाज से आता है, बुनकर समाज के लिए वाराणसी में जितने भी हथकरघा है
हथकरघा संबंधित तकनीकियां हैं उसके संस्थान यहाँ पे चौकाघाट में वाराणसी में स्थित है। और लास्ट है राष्ट्रीय बीज अनुसंधान संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र, ये भी आपका वाराणसी में स्थित है। इस तरीके से आज के सेगमेंट में इतना ही। तैयारी जारी रखिए, उल्लास बनाए रखिए, सफलता एक दिन निश्चित मिलेगी। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।